ठीक है, चलो ध्यान से सुनो। आप कौन हो पहले तो, इंडिविजुअल या एचयूएफ हो? आपके पास कौन सा असेट है? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का क्या हुआ है? कंपलसरी एक्विजिशन, या फिर ये लैंड ट्रांसफर हुई है। यहाँ पे कंसिडरेशन इज determined by central government or ODI, and used, this land is used for agriculture purpose for preceding 2 years. In case of individual, it is used either by individual or his parents, and in case of HUF, any member. Now, if all these conditions are satisfied, समझो you are owner of one urban agriculture land, and from last 5 years it is used for agriculture purpose, and now such land is compulsorily acquired. When I say compulsory acquisition is a method of transfer. कंपल्सरी एक्विजिशन क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफर। तो आपको कैपिटल गेन्स में टैक्स लगना चाहिए, बट अगर ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो 1037 क्या बोलता है? आपको हम कैपिटल गेन्स में टैक्स नहीं, आपको हम कैपिटल गेन्स में टैक्स नहीं लगाएंगे। सो हम आपको एक बेनिफिट दे रहे हैं। सो क्या बेनिफिट है कि अगर असेसी कौन है, इंडिविजुअल या एचयू है, असेट कौन सा है? असेट अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। Such land is either compulsorily acquired or transferred where consideration is determined or approved by central government or RBI, and this land was used for agriculture purpose for preceding 2 years. Can I say ये क्या हो जाएगा? Exemption रहेगा। But friends, हम ये सिचुएशन को छोड़ के, ये वाली सिचुएशन को छोड़ के बाकी अगर कंपलसरी एक्विजिशन होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ही है जो लास्ट 1 साल से एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हुई थी, एंड नाउ सच लैंड इज कंपल्सरीली एक्वायर्ड, कैन आई से नाउ यू विल नॉट गेट एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1037 व्हाई? preceding 2 years. So now can I say, now in this case you are liable to pay tax, or else suppose there is one house property and house property is compulsorily acquired. So अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी है और उसका अगर कंपलसरी एक्विजिशन हुआ, अगेन यू आर नॉट कवर्ड अंडर दिस सेक्शन। क्यों? क्योंकि ये सेक्शन बोलता है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए। बैठ रहा है आपके दिमाग में, बैठ रही है चीजें? तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड तो है नहीं, तो आप समझो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई और कंपलसरी एक्विजिशन हुआ तो नॉट टैक्सेबल, बट इसके अलावा कोई कंपलसरी एक्विजिशन हुआ तो टैक्सेबल। इसके अलावा कोई कंपलसरी एक्विजिशन हुआ तो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। एक हाउस प्रॉपर्टी का कंपलसरी एक्विजिशन हुआ, टैक्सेबल। एक एग्रीकल्चर लैंड जो अर्बन एरिया में है, लास्ट 1 साल से एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रही थी और उसका कंपलसरी एक्विजिशन हुआ, टैक्सेबल। एक एग्रीकल्चर लैंड है जो आपके पास 5 साल से थी, पहले दूसरे और तीसरे साल आपने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया, 4th एंड 5th ईयर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज नहीं हुआ है और उसका कंपलसरी एक्विजिशन हुआ, तो भी कहने से टैक्सेबल। क्यों टैक्सेबल? अरे कंपलसरी एक्विजिशन से पहले वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। तो अब जहां जहां पे भी कंपलसरी एक्विजिशन के केस में आपको टैक्स लगेगा, तो किस तरह से लगेगा वो दिया गया है 45(5) के अंदर। सो 45(5) जो है ना, 45(5) वो डील करता है विद कंपलसरी एक्विजिशन ओनली, बट कंपलसरी एक्विजिशन जब आपको टैक्स लगेगा तो किस तरह से लगेगा वो 45(5) में दिया है। सो इफ यू आर नॉट कवर्ड बाय सेक्शन 1037, कैन आई से नाउ 45(5) के हिसाब से आप टैक्स पर। यस। तो 45(5) के अंदर है ना, टोटल 4 पॉइंट्स मुझे डिस्कस करने हैं, 1 2 3 4 4 पॉइंट मुझे डिस्कस करने हैं। पहले पॉइंट पे 2 एग्जांपल दूंगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट पे एक एग्जांपल होगा। सो टोटल में आप लोगों को 4 पॉइंट है, 5 एग्जांपल्स दूंगा। फर्स्ट पॉइंट पे 2 एग्जांपल और बाकी के जो भी पॉइंट्स है उस पे एक एग्जांपल। सो ध्यान से समझना, पूरा कंपलसरी एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट वी विल अंडरस्टैंड थ्रू एग्जांपल्स ओनली। चलो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं 45(5). कौन सा सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूं? 45(5). टोटल इसमें है 4 पॉइंट। फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें 2 एग्जांपल है, इसीलिए मैं 1A लिख रहा हूं सिर्फ। फर्स्ट पॉइंट के अंदर 2 एग्जांपल्स हैं, इसलिए मैं 1A लिख रहा हूं। ध्यान देना, समझो एक पर्सन है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स के पास एक असेट है, एग्जांपल ले लो लैंड। ये लैंड इसने 2-3 में खरीदा था, 2-3 में।
और ये लैंड की कॉस्ट जो थी वो थी 10 लाख। बोलो कितनी थी कॉस्ट फ्रेंड्स? 10 लाख। सो मिस्टर एक्स ने एक असेट खरीदा जो थी लैंड, जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 10 लाख। कौन से ईयर में खरीदा था? 2-3 इन 2021-22 this land is compulsorily acquired and compensation decided is 5050 lakhs। 21-22 में ये लैंड का क्या हो चुका है? कंपल्सरी एक्विजिशन हो चुका है। ये जो लैंड है उसका क्या हो चुका है? कंपल्सरी एक्विजिशन। और कितना कंपेंसेशन डिसाइड हुआ था? 50 लाख कंपेंसेशन डिसाइड हुआ था। मिला नहीं है आपको अभी तक, डिसाइड हुआ था। और हुआ ये कि 24-25 में कंपेंसेशन रिसीव्ड is 50 lakhs। मिला आपको 24-25 में। 21-22 is a year of compulsory acquisition। 24-25 is the year in which compensation is received। so ये साल में आपको compensation मिला है, रिसीव हुआ है। ध्यान से सुनो। अब कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में तो रूल क्या है? ध्यान से सुनना। 21-22 is the year in which your asset is compulsorily acquired। So can I say 21-22 is your year of perfect transfer? But now understand friends, in case of compulsory acquisition, तो गवर्नमेंट वापस से एक बेनिफिट देता है। क्या बेनिफिट? You don't pay tax in the year in which asset is compulsorily acquired. You pay tax in a year in which compensation is received। See, अपना नॉर्मल रूल क्या है? In which year you are liable to pay tax under capital gains? Year of transfer। बट उसका मैंने आपको आज पहला एक्सेप्शन पढ़ाया था, क्या? कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। In case of conversion of capital asset into stock in trade, you are liable to pay tax in the year in which stock in trade is sold। Now this is second exception, compulsory acquisition। You are not liable to pay tax in a year in which asset is compulsorily acquired। You are liable to pay tax in a year in which compensation is received। जिस साल में आपको कंपेंसेशन रिसीव हुआ है उस साल में आपको क्या लगेगा? टैक्स। सो यहां पे देखो 24-25 में आपका एफवीओसी, आप बताएंगे कितना हो जाएगा एफवीओसी? अभी फटाफट 50 lakhs। व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? कॉस्ट 10 lakhs। थोड़ा सा सोच के बताना फ्रेंड्स, होल्डिंग पीरियड कौन से ईयर से कौन से ईयर तक आएगा? ईयर टू ईयर बताओ। 2-3 से लेके परफेक्ट 2-3 से लेके 21-22। अच्छा, असेट शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म? लाउडर। असेट शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म। क्या आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा? यस। कब से कब तक मिलेगा? 2-3 से लेके 21-22। अच्छा, मुझे ये बताओ, व्हाट इज योर ईयर ऑफ ट्रांसफर? 21-22। बट व्हाट इज योर ईयर ऑफ टैक्स? ईयर ऑफ टैक्स इज 24-25। बोलो, ये समझा आपको? सो अगर आपके प्रॉपर्टी का कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है तो कंपल्सरी एक्विजिशन जिस ईयर में हुआ है उस ईयर में हम आपको टैक्स नहीं लगाएंगे। तो कब लगाएंगे? जिस ईयर में कंपेंसेशन मिलेगा। तुम्हें समझ में आ रहा है? दिस इज योर सेकेंड एक्सेप्शन टू द रूल, ईयर ऑफ ट्रांसफर इज ईयर ऑफ टैक्स। फर्स्ट एक्सेप्शन इज conversion of capital asset into stock in trade। You are liable to pay tax under their capital gains as well as business and profession in the year in which stock in trade is sold। बट सेकेंड एक्सेप्शन कौन सा है? कंपल्सरी एक्विजिशन। जिस साल में असेट का कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है उस साल में हम आपको टैक्स नहीं लगाएंगे। तो कब लगाएंगे? जब कंपेंसेशन मिलेगा तब। चलो, अब फर्स्ट पॉइंट में ही सेकेंड एग्जांपल दे रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट में ही सेकेंड एग्जांपल 1B है। सबका ध्यान?
चलो, मिस्टर एक्स ने 2-3 में एक लैंड परचेज की जिसकी कॉस्ट थी 10 lakhs। इन 21-22 ये लैंड का क्या हो चुका है बोलो? कंपल्सरी एक्विजिशन। कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ एंड कंपेंसेशन डिसाइडेड is 50 lakhs. Compensation decided is how much? 50 lakhs. In 24-25 and 25-26, compensation is received 30 lakhs and 20 lakhs. ऊपर वाले केस में और ये वाले केस में एक ही डिफरेंस है। ऊपर वाले केस में you are receiving compensation in one shot, but here you are receiving compensation in installments. Now, if suppose you are receiving compensation in installments, in which year you are liable to pay tax? So understand, जब आपको first amount मिलेगा ना, first amount out of entire compensation, that will be the year of taxability. मतलब आपको हम कौन से year में tax लगाएंगे? जिस year में first installment मिला, and understand, ओए full amount पे tax। क्या बोला मैंने? मतलब इसमें कौन से ईयर में टैक्स लगेगा? यहाँ वाले एग्जांपल में 24-25। चलो सोच के बताओ, व्हाट विल बी योर एफवीओसी? यस, 50 lakhs। कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट 10 lakhs। होल्डिंग पीरियड कहां से कहां तक आएगा? होल्डिंग पीरियड 3 से लेके 21-22। अच्छा, शॉर्ट टर्म है क्या लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म। तो इंडेक्सेशन भी मिलेगा। कब से कब तक मिलेगा? 2-3 से लेके 21-22 तक। बैठ रहा है दिमाग में आपके? अच्छा, व्हाट इज योर ईयर ऑफ ट्रांसफर? 21-22। व्हाट इज योर ईयर ऑफ टैक्स? 24-25। अच्छा, थोड़ा सा समझ में आता हो फ्रेंड्स, तो कहने से 25-26 में जो 20 लाख मिलेगा आपको बाद में, कहने से उस पे टैक्स नहीं लगेगा। ओए क्यों? ऑलरेडी टैक्स हो चुका है ना, ऑलरेडी टैक्स हो चुका है, सो अभी टैक्स नहीं लगेगा। ये आपके पहले 2 एग्जांपल हो गए। मैंने आपको क्या बोला था? टोटल 4 पॉइंट है, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट पे 2 एग्जांपल्स है। आए 2 एग्जांपल समझ में? अगर आपका असेट का कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है एंड यू आर रिसीविंग कंपेंसेशन इन इंस्टॉलमेंट्स, व्हेन यू आर लायबल टू पे टैक्स, व्हेन यू आर रिसीविंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। बोलो, ये भेजे में गया आपके? अच्छा, उसके बाद सेकंड। अब जितने भी पॉइंट्स है बचे हुए, सब पे एक एक एग्जांपल है, ध्यान से समझना सब लोग। देखो, मिस्टर एक्स है, इन 2-3 उसने एक लैंड परचेज की जिसकी कॉस्ट थी 10 lakhs। 21-22 में क्या हो चुका लैंड का? कंपल्सरी एक्विजिशन एंड कंपेंसेशन डिसाइडेड is 50 lakhs। 21-22 में कंपेंसेशन कितना डिसाइड हुआ है? 50 lakhs कि भाई 50 lakhs कंपेंसेशन एसएससी को मिलेगा, बराबर हो गया ना? एसएससी जो है ना, उसको ऐसा लग रहा है कि 50 लाख का कंपेंसेशन कम, तो नाउ एसएससी क्या कर सकता है? ही कैन फाइल एन पीए, नॉट अंडर इनकम टैक्स एक्ट बट अंडर लैंड एक्विजिशन एक्ट, क्योंकि ये लैंड अक्वायर हुई होगी एज पर सम लॉ। तो वो लॉ जिसमें ये लैंड अक्वायर हुई है, वहां पे क्या फाइल कर सकता है? अपील। तो यहाँ पे ना उसको लग रहा है कि कंपेंसेशन कम है, तो अपील इज फाइल्ड। समझो, इन हाई कोर्ट क्या फाइल किया है? अपील। और क्यों फाइल किया है? फॉर एडिशनल कंपेंसेशन। समझ में आ रहा है ना? एडिशनल कंपेंसेशन मतलब एसएससी बोल रहा है मुझे और कंपेंसेशन चाहिए, 50 लाख नहीं है, मेरे लैंड की वैल्यू ज्यादा है, आप कम दे रहे हैं, ऐसा उसने अपील फाइल किया है। तुम्हें समझ में आता है? कोर्ट का डिसीजन तो कब आएगा पता नहीं है,
क्योंकि कोर्ट में तो कहने से कोई टाइम लिमिट नहीं होता है डिसीजन देने पे। कभी कभी डिसीजन 10-10 साल बाद भी आता है, 15-15 साल बाद भी आता है, तो उधर कोई टाइम लिमिट नहीं है। चलो ठीक है, अभी तो कोर्ट में केस चल रहा है फॉर एडिशनल कंपेंसेशन, इग्नोर एडिशनल कंपेंसेशन, बट इन अ ईयर समझो 24-25 यू आर रिसीविंग 50 लाख रुपीस, कंपेंसेशन रिसीव्ड इज 50 lakhs. Now can I say this 50 lakhs is your initial compensation, or else I can say original compensation. So when original compensation is received, whether it is received in one shot or in installment, can I say you will be paying tax on receipt of first installment only? So इस पे तो टैक्स भरी दो, 50 लाख तो मिल गया। अभी तक कोर्ट का डिसीजन तो एटलीस्ट इस पे तो टैक्स भर दो 50 लाख के ऊपर। FVOC 50 lakhs, cost 10 lakhs, holding period 2-3 से लेके 21-22, इंडेक्सेशन 2-3 से लेके 21-22. What is your year of transfer? 21-22. What is your year of tax? 24-25. बोलो yes के no friends? अब सुनो, 25-26 में हाई कोर्ट डिसाइडेड कि असेसी को एडिशनल कंपेंसेशन मिलना चाहिए 30 लाख का। डिसाइडेड, अभी तक मिला नहीं है। It is decided कि असेसी you are eligible to receive additional compensation of 30 lakhs. Now this compensation of 30 lakhs is received in 26-27 and 27-28. दो इंस्टॉलमेंट में मिला कंपेंसेशन रिसीव्ड 20 lakhs and 10 lakhs. 20 lakhs and 10 lakhs कंपेंसेशन रिसीव हुआ है। अब ध्यान से सुनो, अभी अपन ने ऊपर जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? इनिशियल कंपेंसेशन। दिस इज नॉट इनिशियल कंपेंसेशन, दिस इज एनहांस और एडिशनल कंपेंसेशन। अब एडिशनल कंपेंसेशन का रूल क्या है कि अगर आप लोगों को एडिशनल कंपेंसेशन मिला, तो एडिशनल कंपेंसेशन अगर इंस्टॉलमेंट में मिला है तो हम आपको टैक्स कब लगाएंगे? जब जब मिला तब तब टैक्स, जब जब मिला तब तब टैक्स। सो अगर आपको इंस्टॉलमेंट में मिला है 4, तो फिर आपको टैक्स लगेगा इंस्टॉलमेंट में। गया भेजे में आपके। तो इसका मतलब थोड़ा सा इधर देखो, FBOC क्या हो जाएगा बोलो? 20 and 10. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तुम्हें समझ में आता है? नील एंड नील। व्हाई नील? ये भाई पहले तुमने माइनस कर दिया होगा इधर ही, तो अब तुम्हें एक ही चीज माइनस करने मिलेगी क्या? अगर तुम्हारे कोई लीगल एक्सपेंसेस हुए हैं तो वो तुम माइनस कर सकते हो। और लीगल एक्सपेंसेस भी है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये रेशियो में ही हो। तुमने पहले ही सारे लीगल एक्सपेंस माइनस कर दिए तो सो देखो, अब अपना डिस्कशन जो है वो 2 पार्ट में गया है। पहला डिस्कशन इनिशियल कंपेंसेशन। अगर आपको इनिशियल कंपेंसेशन मिला है इन इंस्टॉलमेंट, समझो इनिशियल कंपेंसेशन यू आर रिसीविंग इन 4 इंस्टॉलमेंट्स, तो टैक्स कब लगेगा? ऑन रिसीट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अगर समझो आपको एनहांस कंपेंसेशन मिल रहा है, एंड एनहांस कंपेंसेशन यू आर रिसीविंग इन इंस्टॉलमेंट, तो टैक्स कब लगेगा? 4 इंस्टॉलमेंट मिला है तो ये बोलो समझा? अब नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान से सुनो, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट। अब चलो ध्यान दो यहाँ पे, पे अटेंशन, सबका ध्यान यहाँ पे। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट केस समझो क्या है। मिस्टर ए है, इसने एक लैंड परचेज की इन 2-3, जिसकी कॉस्ट 10 लाख है। बोलो कितनी है कॉस्ट? 10 lakhs। मिस्टर ए ने एक लैंड परचेज की 2-3 में, जिसकी कॉस्ट कितनी है बोलो? 10 lakhs। थोड़ा सा ध्यान देना, ये वाला जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं
आज तक कभी इंटर सीए में पूछा नहीं है, इंटर सीए में ये पॉइंट कभी आया नहीं है, बट समझा देता हूं क्या है। सिलेबस में है लेकिन एग्जाम में कभी नहीं आया। तो हुआ ये कि अभी जो ईयर चल रहा है समझो वो चल रहा है 21-22, और 21-22 में कंपलसरी एक्विजिशन हो गया ये लैंड का। कंपेंसेशन डिसाइडेड इज 50 lakhs। कितना डिसाइड हुआ कंपेंसेशन? 50 लाख। इधर क्या हुआ? अपील इज फाइल्ड, अपील इज फाइल्ड इन हाई कोर्ट फॉर एडिशनल कंपेंसेशन, फॉर एडिशनल कंपेंसेशन। सुनना बराबर से। क्या हुआ? अब 21-22 में अपील फाइल हुआ, कोर्ट का डिसीजन तो आने में वापस से टाइम जाएगा। तब तक आपको समझो कि 24-25 में कंपेंसेशन रिसीव हुआ, कंपेंसेशन रिसीव 50 lakhs। जैसे ही 50 lakhs मिला, कहने से यहाँ पे आप टैक्स कर दोगे एफईओसी 50 lakhs, कॉस्ट 10 lakhs, होल्डिंग पीरियड 2-3 से लेके 21-22 तक आएगा। इंडेक्सेशन सेम वापस से 2-3 से लेके 21-22, एंड अपना ईयर ऑफ ट्रांसफर इज 21-22 and year of tax is 24-25। ये सब तो ठीक है, जैसे अपन ने टैक्स किया वही हो रहा है। अब मैं ना ध्यान से सुनना, मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप केस लेके गए कोर्ट में, तो क्या होता है कोर्ट में आपने देखा होगा हियरिंग्स होते हैं, और एक हियरिंग में तो एक हियरिंग में तो डिसीजन आने वाला नहीं है। सो एक हियरिंग में डिसीजन नहीं आएगा, तो समझो कि आपकी 4 या 5 हियरिंग हुई। एग्जांपल लेते हैं 5 हियरिंग हुई। पहले कोर्ट में गए, जब आपने एडिशनल कंपेंसेशन मांगा था, पहली बार कोर्ट में गए, तब कुछ डिसाइड नहीं हुआ, दूसरी डेट दी गई, वापस से कुछ डिसाइड नहीं हुआ, तीसरी डेट दी गई, ऐसे करके 5 हियरिंग हुई। अब है ना, आफ्टर एवरी हियरिंग, सुनना बराबर से, आफ्टर एवरी हियरिंग वन ऑर्डर इज पास्ड बाय कोर्ट। कोर्ट क्या करता है? ऑर्डर पास करता है। उस ऑर्डर को हम बोलते हैं इंटरिम ऑर्डर। बोलो क्या बोलते हैं? इंटरिम ऑर्डर। समझो 5 हियरिंग हुई ना, 5 हियरिंग, तो 4 इंटरिम ऑर्डर पास होंगे और एक फाइनल ऑर्डर पास होगा। 10 हियरिंग हुआ, 10, 9 इंटरिम ऑर्डर एंड एक फाइनल ऑर्डर। फाइनल ऑर्डर मतलब क्या? कि अभी अपील खत्म हो चुका है, केस मतलब क्लोज हो चुका है। बढ़िया। इंटरिम मतलब क्या? इंटरिम मतलब आज मीटिंग हुआ, समझो आज हियरिंग हुआ कोर्ट में, तुम आज गए, उसके दिन क्या डिस्कस हुआ, दैट इज इंटरिम ऑर्डर। आज के दिन फिर तुम्हें नेक्स्ट डेट दी गई, तो नेक्स्ट डेट पे वापस गए, फिर पता चला उस दिन भी केस क्लोज नहीं हो रहा है, तो उस दिन क्या डिस्कस हुआ, देयर इज एन इंटरिम ऑर्डर। लिखना पड़ता है ना कोर्ट में क्या हो रहा है। सो कोर्ट में क्या हो रहा है ये पता होना चाहिए। सो इंटरिम ऑर्डर इज पास्ड बाय कोर्ट। कब तक इंटरिम ऑर्डर पास होता है? ना ये लास्ट हियरिंग नहीं होती तब तक, और लास्ट हियरिंग हुआ तो फाइनल। तो सुनो, अब हुआ क्या कि इन अ ईयर, समझो 25-26 इंटरिम ऑर्डर पास हुआ है। बोलो क्या पास हुआ है? इंटरिम ऑर्डर। एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरिम ऑर्डर, कंपेंसेशन रिसीव्ड इज 10 lakhs। मतलब क्या? कोर्ट ने बोल दिया क्या कि असेसी को 10 लाख तो दे ही दो। बढ़िया। अभी तक हियरिंग खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, कल उठ के कंपेंसेशन डिसाइड हुआ 30 लाख देने का आया,
टोटल, तो फिर हम कितना देंगे 20 बचा हुआ। बट अभी कोर्ट ने बोल दिया कि भाई इसको 10 लाख तो दे ही दो। सो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरिम ऑर्डर यू आर रिसीविंग 10 लाख। ठीक है। अब 27-28 में फाइनल ऑर्डर इज पास्ड एंड एज पर फाइनल ऑर्डर टोटल कंपेंसेशन डिसाइडेड इज 30 lakhs। हो गया, फाइनल ऑर्डर भी पास हो गया। एंड उसके बाद 28, 29 एंड 29, 30 में कंपेंसेशन रिसीव्ड इज 15 lakhs एंड 5 lakhs। कैसे 15 और 5 समझा? 15 एंड 5 कितना हुआ 20, और 10 तो पहले ही मिल चुका है ना, सो 30 हो गया टोटल। बराबर। अब सुनो सुनो, ऊपर मैंने आपको क्या पढ़ाया कि अगर एडिशनल कंपेंसेशन मिलता है इन इंस्टॉलमेंट तो टैक्स कब भरोगे आप? ऑन एवरी इंस्टॉलमेंट यू विल पे टैक्स। बोलो यस के नो? ऑन एवरी इंस्टॉलमेंट यू विल पे टैक्स। बट वो रूल आप अप्लाई तभी करोगे when you are receiving additional compensation after passing of final order। मतलब once final order is passed and if you are receiving any additional compensation that you tax on receipt basis। तो इसका मतलब ये 15 लाख और 5 लाख जो है उस पे टैक्स कब लगेगा? तो जब मिला तब टैक्स। एफवीओसी 15, एफवीओसी 5, सीओए, सीओआई। ये क्या हो गया वापस से? चालू होगा ना? दोनों बात तो ये चालू है इधर। तो शेयर कर दो ना। ओके। बैटरी, तेरे को बहुत नींद आ रहा है? हाँ, तो को जाना है तो चला जा घर पे, आराम से घर पे लेक्चर देख लेना, या तो सो जा घर जाके, या तो अभी पढ़ ले। दोनों में से एक चीज कर, दोनों नहीं हो रही है। चलो इधर ध्यान। सो एफवीओसी इज 15 lakhs and 5 lakhs। Cost of acquisition and cost of improvement is nil and nil। Only deduction that you will get is legal expenses, or else you can write litigation expenses। Legal expense और litigation expenses same, वो आप माइनस कर सकते हो। बराबर। बड़ा क्वेश्चन क्या है सर, हमें 15 और 5 का टेंशन नहीं है, हमें किसका टेंशन आ रहा है अभी? 10 लाख को कब टैक्स करेंगे? 10 लाख कब टैक्स होगा? कॉम्पेंसेशन विच इज रिसीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरिम ऑर्डर, उसका क्या है? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने रूल क्या बनाया है? सी, इन अगर आपको एडिशनल एनहांस कंपेंसेशन इफ यू आर रिसीविंग आफ्टर पासिंग ऑफ फाइनल ऑर्डर, after passing of final order, then you are liable to pay tax on receipt basis। So if it is received in installment, 5 installment, you pay tax in 5 installment। If suppose you are receiving additional compensation on the basis of interim order, then ये जो compensation मिला ना, ये वाला, ये compensation जो मिला, इस पे तुम्हें टैक्स लगेगा, taxable in the year in which final order is passed। क्या क्या क्या? फाइनल ऑर्डर इज, फाइनल ऑर्डर कब पास हुआ? 27, 28 में। सो 27, 28 में व्हाट यू विल डू इज यू विल राइट एफवीओसी। कितना एफवीओसी लिखोगे? 10 lakhs। सीओए, सीओआई वो सब तो पहले ही माइनस हो चुका है, एंड लीगल एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो मिलेंगे। इन लोगों ने क्या किया पता है? यहाँ पे थोड़ा है ना सेफ खेला है, अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो तो। कैसे सेफ खेला है? इंटरिम ऑर्डर पास हुआ, कितना कंपेंसेशन मिला ऑन द बेसिस ऑफ इंटरिम ऑर्डर? 10 दे दिया तुम्हें, बोला ये 10 लाख ऑन द बेसिस ऑफ इंटरिम ऑर्डर। अभी तक अपील खत्म नहीं हुआ है। अब सोचो कल उठ के अपील के बाद फिर पता चला यार इसको 10 लाख भी नहीं देना चाहिए, इसको सिर्फ देना चाहिए था 3 लाख। तो अब क्या किया जाएगा पता है? असेसी से 7 लाख वापस लिया जाएगा। तो तुम सोचो अगर तुम 10 लाख टैक्स कर देते हो इंटरिम ऑर्डर में, तो क्या हो जाएगा? तुम्हें वापस से
तुमने 20 लाख को टैक्स करके टैक्स भर दिया था, फिर तुम्हें अपने कैलकुलेशन रिवाइज करके 7 लाख के ऊपर जो टैक्स भरा होगा ना उसका रिफंड लेना पड़ेगा। तो ये लोग बोलते हैं ये सब प्रोसीजर करने से अच्छा है एक काम करते हैं, हम एसएससी को बोलेंगे टैक्स कब भर दे। सोचो ना, इन केस अगर फाइनल ऑर्डर पास हुआ और बोला एसएससी को 10 लाख नहीं मिलना चाहिए था, सिर्फ 3 लाख मिलना चाहिए था, 7 लाख उससे वापस ले लेंगे, क्या करोगे इन 27 28 3 लाख पे टैक्स करोगे। बैठा दिमाग में। सो यहाँ पे थोड़ा सा एसएससी को बोला है भाई चल तुमको और ये कंपनसेशन मिल चुका है, but you have received compensation on the basis of interim order. You pay tax in the year in which final order is passed. But yes, if suppose question is silent in relation to order कि final order के बाद मिला है कि interim order के बाद, तो we will assume that you are receiving additional compensation after passing of क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो फाइनल ऑर्डर समझ के क्लोज करने का केस को। बोलो समझा? पक्का? सो एक मिनट, 3 पॉइंट डिस्कस किया अपन ने। पहला इनिशियल कंपेंसेशन, इफ सपोज इनिशियल कंपेंसेशन यू आर रिसीविंग इन 4 इंस्टॉलमेंट, व्हेन यू आर लायबल टू पे टैक्स ऑन रिसीट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फिर एनहांस कंपेंसेशन अगर आप लोगों को मिला है ऑन द बेसिस ऑफ एनहांस कंपेंसेशन मिला ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल ऑर्डर, ध्यान इधर है, फाइनल ऑर्डर के बेसिस पे एनहांस कंपेंसेशन मिला तो टैक्स कब आएगा? जब मिला तब टैक्स। इंटरिम ऑर्डर के बेसिस पे आपको एनहांस कंपेंसेशन मिला है जब फाइनल ऑर्डर पास होगा तब। गया भेजे में आपके, समझा आप लोगों को? चलो अब एक लास्ट पॉइंट अपने को डिस्कस करना है। ये अपना कौन सा पॉइंट था? थर्ड पॉइंट था। अब एक लास्ट पॉइंट अपने को डिस्कस करना है। लास्ट पॉइंट ध्यान से सुनना, बहुत इजी है ये तो। पहला पॉइंट क्या डिस्कस किया हमने? इनिशियल कंपेंसेशन। सेकेंड पॉइंट क्या डिस्कस किया हमने? एनहांस कंपेंसेशन, बट एनहांस कंपेंसेशन आफ्टर पासिंग ऑफ फाइनल ऑर्डर। थर्ड पॉइंट क्या डिस्कस किया? इंटरिम ऑर्डर के बेसिस पे आपको कंपेंसेशन मिला। ये इंटरिम ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जाम में पूछते नहीं है, सो ठीक है वो बुक में है इसीलिए। एंड अभी लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। आप लोग देखोगे तो मैंने मेरे एग्जांपल्स में क्या रखा है कि इस साल में कंपलसरी एक्विजिशन हुआ, रिसीव बाद में हुआ, इस साल में कंपलसरी एक्विजिशन, रिसीव बाद। तो अगर कंपेंसेशन मिलने में डिले हो रहा है तो आप क्या मांगोगे सामने से? इंटरेस्ट दो। कंपेंसेशन मिलने में अगर क्या हो रहा है बोलो डिले, तो आप क्या मांगोगे? सो अगर आपको क्या मिला बोलो? इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन। बोलो क्या मिला? क्यों इंटरेस्ट मिला? क्योंकि कंपेंसेशन मिलने में डिले हुआ। तो ये इंटरेस्ट पे टैक्स किधर लगाएगा रे तुम लोग? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एंड ये इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा इन द ईयर इन विच इंटरेस्ट इज रिसीव्ड, मतलब रिसीव बेसिस पे टैक्स लगेगा। और एक पॉइंट ध्यान से समझना, ये इंटरेस्ट के केस में यू विल गेट स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना? 50%। 50% स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब फ्लैट इतना डिडक्शन मिलेगा। आपने हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा 30%। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। सो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों मिल रहा है 30%? कहने से आपको कोई खर्चे नहीं देंगे, माइनस करते हैं। सेम वे में यहाँ पे हम आपको खर्चे नहीं देंगे, फ्लैट 50%। Let us take one example. Interest on compensation due is 5 lakhs, out of which 3 lakh is received. Legal expenses 1 lakh rupees. Compute taxable interest. Compute taxable interest. 5 लाख का कंपेंसेशन, 5 लाख का इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है, ये डिसाइड हो चुका है 5 लाख। बट वो 5 लाख में से भी अभी कितना दिया गया है आपको? 3 लाख दिया है। और ये इंटरेस्ट के लिए आपने कुछ लीगल खर्चे किए थे, क्योंकि आपको कंपेंसेशन लेट मिला था तो आपने बोला कि इंटरेस्ट दो, वो लोग इंटरेस्ट नहीं दे रहे थे तो आपने लीगली गए थे कुछ।
तो लीगल खर्चे भी हुए कितने के? 1 लाख। अब इसमें से टैक्सेबल कितना होगा? बहुत इजी, 1,50,000। कैसे 1,50,000? 3 लाख माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50%। सिर्फ वो 1 लाख के लीगल खर्चे। क्यों इग्नोर? स्टैंडर्ड का मतलब समझ में आता है ना, फ्लैट डिडक्शन। तुम्हारे खर्चे नहीं भी हुए होंगे ना तो भी मिलेगा 50%। ये चीज आप लोगों को एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। एमसीक्यू बना के 4 ऑप्शन दे देंगे आप। सो ये आपके टोटल 4 पॉइंट्स खत्म हुए। आप अगर कंपलसरी एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट आपके डीटी सिनॉप्सिस में देखोगे तो उसमें भी आपको ऐसे ही 4 पॉइंट्स दिखेंगे। पहले पॉइंट पे मैंने 2 एग्जांपल दिया है, दैट इज इनिशियल कंपेंसेशन। 2 पेज पीछे लूंगा। हाँ बस 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 वही पेज। हाँ ये पेज नंबर कौन सा है ये? 53 पे देखोगे डीटी सिनॉप्सिस में, पेज नंबर 53 पे देखोगे तो फिर वहां पे देखो आपको ऊपर 1037 दिखेगा, दिखा ना? और बाद में 45 दिखेगा। 45 में कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं? 4। उसमें से पहला पॉइंट जो है उस पे मैंने 2 एग्जांपल दिए, इनिशियल कंपेंसेशन, फिर एनहांस कंपेंसेशन पे दिया, फिर कंपेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरिम ऑर्डर, एंड लास्ट पॉइंट देख लो, इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन। बराबर यस। चलो लिखेंगे ये 1037 एंड 45 इंटरिम ऑर्डर के बेसिस। साल के बाद ऑर्डर आ सकते हैं, 16 दिन से वो साल में तीनों साल का टैक्स से बदल जाए। 3 बार इंटरिम ऑर्डर पास हुआ ना, हाँ तीनों साल का एक ही साल में टैक्स। और टैक्स रेट जो सर कौन से साल? टैक्स रेट जो सर में ऑर्डर पास हुआ जिस ईयर में टैक्स रेट, तो वो है ना लॉ के ऊपर भी डिपेंड करता है, लॉ किस तरह से ड्राफ्ट किया जाता है। अभी जो केसेस है उसमें आप देखोगे ना तो ऐसा ड्राफ्ट किया गया है कि आपको ट्रांसफर का ईयर देखना पड़ता है। ट्रांसफर के ईयर में जो टैक्स रेट था ना वो एप्लीकेबल, तो वो ईयर लॉ किस तरह से ड्राफ्ट किया गया वो देखना पड़ता है। यहाँ पे ध्यान दो सब लोग, यहाँ पे ध्यान दो। अब समझा कंपलसरी एक्विजिशन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके चलो अभी यहाँ पे ध्यान देना। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट मुझे एक्सप्लेन करना है, छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है ये, वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। बोलो क्या है कॉन्सेप्ट? डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। सुनो बराबर से, इधर ध्यान दो। समझो आप लोगों के पास एक असेट है, लेट अस टेक एग्जांपल हाउस प्रॉपर्टी है। वो हाउस प्रॉपर्टी आप लोगों ने 10 लाख में खरीदी थी और आज उसकी वैल्यू समझो 3 या 4 करोड़ हो चुकी है। तो आपने क्या किया है, वही हाउस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस लिया हुआ है। आप लेते हो ना असेट का इंश्योरेंस लेते हो, तो वैसे ही आपने हाउस प्रॉपर्टी का भी इंश्योरेंस लिया है। आप एवरी ईयर क्या पे कर रहे हो? इंश्योरेंस प्रीमियम। अब आप एवरी ईयर इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो एंड समझो कि हुआ ये कि इस साल आपकी हाउस प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो गई? डिस्ट्रॉय। समझो एसएससी की हाउस प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो चुकी है बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, बिकॉज ऑफ रायट्स, बिकॉज ऑफ एनिमी अटैक्स और बिकॉज ऑफ फायर एक्सप्लोजन।
क्या हो गई प्रॉपर्टी, क्या हो गई है, डिस्ट्रॉय। अब अगर प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई है, ध्यान से सुनना मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं थोड़ा हिस्ट्री आपको बताता हूं। जब प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होती है, अंडरस्टैंड, यहां पे आप ये नहीं बोल सकते हो क्या कि आपने ये प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कंपनी को दी है, नहीं भाई, प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में कहां पे है। हाँ, डिस्ट्रॉय हुई तो आपका जो लॉस है वो कंपेंसेट किया जाता है बाय इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी वही लॉस को क्या करता है, कंपेंसेट। सो इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा आपको देता है, बट तुम ये नहीं बोल सकते हो कि आपने ये असेट इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर किया है। तुम ये नहीं बोल सकते हो कि इंश्योरेंस कंपनी से ट्रांसफर, ऐसा नहीं बोल सकते हो। देयर इज नो कैपिटल असेट, देयर इज नो ट्रांसफर आल्सो इन दिस केस। मैं अगर हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री ऐसा था कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, वानिया सिल्क मिल्स लिमिटेड करके केस था। एक कंपनी थी जिसका नाम था वानिया सिल्क मिल्स करके। ये कंपनी के केस में असेट डिस्ट्रॉय हुआ था और इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आया था। तो ये कंपनी ने क्या बोला पता है, हमें टैक्स नहीं लगेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट बीए कंपनी के फेवर में दिया। क्यों फेवर में दिया, क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते हो क्या कि asset is transferred to insurance company, there is no transferee, there is no capital asset also। capital asset कहां पे है, existence में। बट फिर है ना, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या देखा कि आपने किसी एसेट का इंश्योरेंस लिया है, समझो वो एसेट आपने खरीदा था 10 लाख का, और कल उठ के वो डिस्ट्रॉय हो रहा है और आपको इंश्योरेंस कंपनी से 5 करोड़ मिल रहा है, क्योंकि आपको तो करंट वैल्यू के हिसाब से कंपेंसेशन मिलेगा। तो अब गवर्नमेंट ने बोला कि ये चीज पे हमें तो टैक्स चाहिए, और हमें टैक्स चाहिए इसीलिए इसीलिए गवर्नमेंट ने बनाया 45(1)(a। बोलो कौन सा सेक्शन बनाया, 45(1)(a), डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। बोला कि जब भी तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय। और डिस्ट्रॉय क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, रायट्स, फायर एक्सप्लोजन एंड एनीमिया टाइम्स। सो अगर आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो रही है बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, रायट्स, फायर एक्सप्लोजन एंड एनीमिया अटैक्स, इसके वजह से अगर आपकी प्रॉपर्टी क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय, ये 4 रीजन की वजह से अगर आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो रही है, तो अब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब वो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, वानिया सिल्क मिल्स लिमिटेड करके जो कंपनी का डिसीजन था, उसको ओवररूल कर दिया है 45(1)(a ने। 45(1)(a ने क्या बोला कि अगर आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो रही है ये 4 रीजंस के वजह से, क्या हो जाएगा वहां पे, तो वहां पे आपको टैक्स लगेगा। ठीक है, अभी टैक्स लगेगा अगर आप, तो हमें कुछ चीजों के आंसर्स चाहिए, जैसे एफईओसी क्या, होल्डिंग पीरियड क्या। सो ये सब चीजों के आंसर्स मेरे हिसाब से अब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा यहाँ पे सब आंसर करना। चलो बोलो पहली चीज, एफईओसी क्या लेंगे, हाँ, परफेक्ट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। अच्छा, इन केस इंश्योरेंस कंपनी से अगर क्लेम नहीं मिलता है, सिमिलर असेट मिलता है, तो क्या करोगे, मार्केट वैल्यू ऑफ असेट रिसीव। सो दिस इज इन केस ऑफ मॉनिटरी कंसिडरेशन और मॉनिटरी, और इन केस ऑफ नॉन मॉनिटरी कंपेंसेशन। समझा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो आपको पता होगी। आप बताओ ना, होल्डिंग पीरियड कौन सी डेट से कौन सी डेट तक जाएगा, डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके डेट ऑफ, परफेक्ट, डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन। अच्छा,
अब व्हाट विल बी योर ईयर ऑफ ट्रांसफर? कौन से ईयर में हम मानेंगे कि असेट जा चुका है? ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन. What will be your year of tax? Year in which insurance claim is received. बोलो समझाइए. सो अगर आपकी प्रॉपर्टी बोलो क्या हुई है? डिस्ट्रॉय बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, रायट्स, फायर एक्सप्लोजन, एनिमी एलिमेंट्स. तो अब हम आपको टैक्स लगाएंगे. व्हाट विल बी योर एफईओसी? इंश्योरेंस क्लेम रिसीव. अगर असेट मिला है तो मार्केट कॉस्ट आपको पता ही है. होल्डिंग पीरियड इज डेट ऑफ एक्विजिशन टू डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन. What is your year of transfer? It is year of destruction. And what is your year of tax? Year in which insurance claim is received. अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आज के ही दिन में आपने 3 एक्सेप्शन पढ़े टू द रूल ईयर ऑफ ट्रांसफर इज ईयर ऑफ टैक्स. ईयर ऑफ ट्रांसफर इज ईयर ऑफ टैक्स के 3 एक्सेप्शंस पढ़े. पहला एक्सेप्शन क्या था? कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू ईयर में टैक्स लगेगा रे जिस ईयर में स्टॉक इन ट्रेड. परफेक्ट. नेक्स्ट कंपलसरी एक्विजिशन. उसमें तो मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन बता दी. एंड थर्ड इज डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी. दैट इज इधर आपको टैक्स लगेगा इन द ईयर इन व्हिच क्लेम इज रिसीव्ड. बोलो समझा? सो ये केस तुम पूरा कैपिटल गेन्स चैप्टर है यहाँ पे तो ठीक है, मैं आपको बहुत कम केस लॉस करवा रहा हूँ. लेकिन आप फाइनल में आओगे ना, पूरा का पूरा कैपिटल गेन्स चैप्टर हर एक केस लॉ को ओवरराइड करके ही बनाया है. थोड़ी देर पहले मैंने वो कन्वर्जन वाला पॉइंट सिखाया, बाई शिरीन बाई के कुका वाला केस, वो भी कहने से ओवररूल हो चुका. यहाँ पे वानिया सिल्क मिल्स केस था, वो भी ओवररूल हो चुका है. सो आप देखोगे ना, हर एक प्रोविजन किसी ना किसी चीज को ओवररूल करके ही बनाया है. और भी काफी सारे जजमेंट्स हैं जो ऑब्वियसली आपको अभी रेलेवेंट नहीं है. फाइनल में आओगे तब यू कैन से आप लोग बहुत केस लॉस पढ़ने वाले हो वहां पे. सो ये आपका और एक प्रोविजन कंप्लीट हुआ 45(1)(a). ये कॉपी कर लो. इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन अपन स्टार्ट करते हैं. नो, क्योंकि ये सेक्शन जो है ना 45(1)(a) गेट्स अट्रैक्टेड ओनली इफ इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव्ड. अगर ये इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला देन लॉस जो है वो भूल जाओ. पर यस, क्लेम मिला पर क्लेम कम मिला एंड कॉस्ट इज हायर, आप लॉस कर सकते हो. ये सेक्शन है ना, ये सेक्शन 45(1)(a), ये अप्लाई तभी होता है जब क्लेम मिलता है. समझो कि आपने इंश्योरेंस लिया ही नहीं है और आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई, देन लॉस इज अ डेड लॉस. खत्म, कुछ नहीं कर सकते उसका. और वो चीज है ना, वो जो उतना पार्ट है दैट इज रिलेवेंट इन फाइनल्स. So वानिया सिल्क मिल्स का केस एंड ऑल दिस थिंग्स आर रिलेवेंट इन फाइनल्स. चलो समझा इतना? कुछ डाउट? पे अटेंशन. अब है ना नेक्स्ट प्रोविजन, नींद में से उठा के भी कोई पूछेगा ना तो रट्टा होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट है. सो थोड़ा सा ध्यान ज्यादा. शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा प्रोविजन, आई डोंट नो. सेक्शन नंबर 50C करके है. 50C is applicable only in case of immovable property. Immovable property means land, building or both. पढ़ा है ये सेक्शन? नहीं, चलो गुड. बहुत ध्यान से सुनो. जितना हो सके आप लोगों का ध्यान ये साइड चाहिए. अभी ये सेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय. मतलब चांसेस रहते ही है कि ये क्वेश्चन पूछ सके इसके ऊपर, 50C के ऊपर. 50C
इमूवेबल प्रॉपर्टी को ही अप्लाई होगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस लैंड, बिल्डिंग और बोथ। ध्यान से आज के लेक्चर में मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था कि समझो मिस्टर ए है। मिस्टर ए अगर एक अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है टू मिस्टर बी। बी कौन है? बायर। ए कौन है? सेलर। अब मुझे बताओ ना, कैपिटल गेन्स किसको आएगा फ्रेंड्स? मिस्टर ए को के मिस्टर बी को? मिस्टर ए को आएगा। ये जो सेक्शन है ना, कौन सा सेक्शन? 50C। दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिस्टर ए। ये मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन 2 मिनट के लिए मैं मिस्टर ए को साइड में रखता है एंड मिस्टर बी के बुक्स में आ रहा हूं। मिस्टर बी जो है उसको क्या पे करना पड़ेगा बोलो? स्टैंप ड्यूटी। किसके पॉकेट में जाता है स्टैंप ड्यूटी? स्टेट गवर्नमेंट। एंड क्या है स्टैंप ड्यूटी? इट इज सम परसेंटेजेस। सम परसेंटेजेस ऑफ व्हाट? अग्रीड वैल्यू और stamp duty value, whichever is higher. What is stamp duty value? Value of property as per state government. चलो, अब बायर जो है वो मिस्टर ए को क्या पे करेगा? कंसिडरेशन। सो मिस्टर ए मिस्टर बी को इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है। अब मिस्टर ए को कंसिडरेशन मिल रहा है फ्रॉम मिस्टर बी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान ज्यादा चाहिए आपका। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बेचा, आपसे क्या आया? मुझे कंसिडरेशन आया। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 50C पढ़ना है आपको, ठीक है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आप क्या भरोगे गवर्नमेंट को? तो आप स्टैंप ड्यूटी दोगे किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। एंड आप स्टेट गवर्नमेंट को महाराष्ट्र में कितना परसेंट लगता है स्टैंप ड्यूटी? 6%। अच्छा, अभी समझो कि अपने बीच में डिसाइड हुआ है कि मैं आपको प्रॉपर्टी बेचूंगा 100 लाख, 100 लाख में। आपको स्टैंप ड्यूटी कितने पे भरना पड़ेगा? 100 लाख पे। बट समझो कि आप स्टेट गवर्नमेंट के पास गए और स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है उसकी वैल्यू 150 लाख है। तो आपको 6% किसका देना पड़ेगा? मतलब 6% या तो अग्रीड वैल्यू का या तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू का, विच एवर इज ये आपको भरना पड़ेगा। बोलो यस के नो? यस। अब सुनो, ये सब आपको करना है स्टैंप ड्यूटी, मेरा काम नहीं है स्टैंप ड्यूटी भरना। मैं तो प्रॉपर्टी बेच रहा, सेलर है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा है। अगर समझो मैं आपको प्रॉपर्टी बेच रहा हूं 100 लाख और वही टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है 80 लाख। कितनी है? मतलब स्टेट गवर्नमेंट क्या बोल रहा है? ये प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू है 80 लाख, सागर तू कितने में बेच रहे हैं? मैं बेच रहा हूँ 100 में। मतलब कहने से जो स्टेट गवर्नमेंट की वैल्यू है उससे ज्यादा में बेच रहा हूँ, तो ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा में बेच रहा हूं। लेकिन अगर अगर तू प्रॉपर्टी बेच रहा है 100 लाख में और स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से यही प्रॉपर्टी की वैल्यू है 125 लाख, मतलब स्टेट गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि ये प्रॉपर्टी कितने की है और मैंने आपको कितने में बेची? 100 लाख में मैंने बेची। मैंने आपको 100 लाख में बेची है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है क्या कि ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है 125। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स? यू आर लायबल टू पे स्टैंप ड्यूटी, यू विल पे स्टैंप ड्यूटी ऑन 125 लाख। हटाओ उसको, तुम छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। मैंने कितने में प्रॉपर्टी आपको बेची? 100 में बेची है। स्टेट गवर्नमेंट क्या बोल रहा है? इट इज 125 लाख। अब ध्यान से सुनना, इनकम टैक्स हम कौन सी गवर्नमेंट को पे करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सागर को बोल रहा है कि सागर तू बोल रहा है कि तूने प्रॉपर्टी 100 में बेची। सागर तू बोल रहा है कि तूने प्रॉपर्टी 100 में बेची। जब तू बोल रहा है 100 में बेची, तो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से ये प्रॉपर्टी की वैल्यू 125 है। सागर कहीं ना कहीं तूने टैक्स बचाया है यहाँ पे, मतलब बाकी का पैसा तूने
शायद कैश में लिया होगा। अब ऐसा गवर्नमेंट बोल रहा है कि भाई जब तुम प्रॉपर्टी की वैल्यू जो स्टेट गवर्नमेंट की वैल्यू है उससे कम में ट्रांजैक्शन करोगे तो हमें ऐसा लग रहा है कि तुम टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हो। और इसीलिए हम कौन सा सेक्शन बना रहे हैं, 50C। इसीलिए हम सेक्शन 50C बना रहे हैं। अब 50C क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना, सबका ध्यान यहाँ पे कि अगर आपका अग्रीड वैल्यू 100 लाख है और अगर आपका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 80 लाख है, मतलब मैंने प्रॉपर्टी कितने में बेची, 100, और वही टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी थी, 80, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा FVOC कितना हो जाएगा, 100। बट अगर अपग्रेड वैल्यू 100 है और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 125 है, सो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ये प्रॉपर्टी बेचा, मिस्टर ए कितना रिसीव कर रहा है फ्रॉम मिस्टर बी, 100 लाख, मैं 100 लाख आपसे आ रहा है, मिस्टर ए को 100 लाख आ रहा है, बट वही टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से ये प्रॉपर्टी की वैल्यू 125 लाख है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे मिस्टर ए को क्या बोल रहा है कि मिस्टर ए तूने चोरी की है, मिस्टर ए तूने चोरी की है, तू जानबूझ के कंसिडरेशन दिखा रहा है ताकि तेरा कैपिटल गेन्स कम आ जाए, और इसी रीजन के वजह से असेसी तुझे मिला भले ही 100 लाख, 125, हम तेरा FVOC कितना मान लेंगे, 125 लाख मान लेंगे। कुछ भेजे में गया। अब ध्यान से सुन, अगर ये 100 लाख है और ये 108 लाख है तो भी हम मान लेंगे 108। ये 100 लाख है, ये 101 लाख है, हम मान लेंगे 101। मतलब शॉर्ट में हम ऐसा समझेंगे तूने 1 लाख की चोरी की है, या ऊपर वाले केस में तूने 8 लाख की, उसके ऊपर वाले केस में तूने 25 लाख की। अच्छा, अगर ये 100 लाख है और ये 100 लाख एंड 10,000, हम मान लेंगे 100 लाख एंड 10,000। ये 100 लाख है और ये 100 लाख एंड 1 रुपी है, हम मान लेंगे 100 लाख एंड 1 रुपी। मतलब लास्ट वाले केस में वो लोग क्या बोल रहे, तूने चोरी की है कितने की, 1 रुपये। उसके ऊपर वाले केस में तूने चोरी की है कितने की, 10,000 की। थोड़ा सा सोचो, चोरी करनी होगी किसी को तो 1 रुपए की करेगा, 10,000। तो अब जब ये सेक्शन बनाया गया था ना, तब तो ऐसा ही रूल था कि अगर आपने 100 लाख में बेचा और स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 लाख एंड 10 रुपीज है, आपको कितनी लेनी पड़ेगी FVOC, 100 लाख एंड 10 रुपीज। बट उसके बाद गवर्नमेंट ने खुद ने भी सेक्शन बनाने के बाद थोड़ा सा सोचा, यार अगर किसी पर्सन को चोरी करनी भी होगी तो इतना छोटे अमाउंट की तो चोरी वो गया वापस से। इधर है भाई, डबल सिक्स। सो अगर किसी पर्सन को चोरी करनी भी होगी तो भी इतने छोटे अमाउंट की तो चोरी नहीं करेगा, कहीं से थोड़ा बहुत तो वेरिएशन आ ही सकता है। मैं सिर्फ बोल रहा हूं, अगर मैं 4 लोगों को अभी बुलाऊंगा और बोलूंगा ये प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालो, वो लोग वैल्यूअर्स ही है, तो भी कहने से चारों की वैल्यू में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। तो जब सेक्शन बनाया गया था तब तो उन्होंने यही बोला, क्या आइदर टेक योर अग्रीड वैल्यू इज योर FVOC और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर, वो तेरी FVOC हो जाए। बट उसके बाद गवर्नमेंट ने यही प्रोविजन को थोड़ा सा अमेंड किया, और अमेंड करके उन्होंने क्या बनाया प्रोविजन, ध्यान देना, अमेंड किया प्रोविजन, और अमेंडेड प्रोविजन क्या बनाया कि आप आपकी अग्रीड वैल्यू है ना, अग्रीड वैल्यू उसका 110% ले लो, 110%। शॉर्ट में अग्रीड वैल्यू में और 10% जोड़ दो,
अग्रीड वैल्यू में 10% जोड़ दो, मतलब 110% आप देखो, अगर आपने 110% किया किसका, अग्रीड वैल्यू का, वो अगर मोर देन और इक्वल टू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो जाता है, मतलब 110% ऑफ अग्रीड वैल्यू इज मोर देन और इक्वल टू व्हाट, चलो हम ऐसा समझ लेंगे कि इधर चोरी नहीं हुई है एंड योर एफपीओसी विल बी अग्रीड वैल्यू, इधर चोरी नहीं, मतलब आपकी अग्रीड वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में डिफरेंस कितना है, सिर्फ 10% का डिफरेंस है, मतलब 10% समझा ना, अपन ने 10% ही ऐड किया है। सो अगर आपकी अग्रीड वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में डिफरेंस 10% का है, हम समझेंगे कि 10% के लिए कोई चोरी नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 110% ऑफ अग्रीड वैल्यू इज लेस देन व्हाट, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो हम स्टैम्प ड्यूटी, तो हम कितना लेंगे, स्टैम्प ड्यूटी। सो गवर्नमेंट ने 10% का वेरिएशन अलाउ कर दिया है, बोला 10% का वेरिएशन होगा तो चलेगा, इसको हम टॉलरेंस बैंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, टॉलरेंस बैंड, कि 10% तक हम वेरिएशन चला लेगा, बट अगर 10% के ऊपर गया वेरिएशन तो फिर हम कहना इसे अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लेगा। सो मुझे आप लोगों से आंसर्स चाहिए, मैं एक जगह पे अग्रीड वैल्यू लिख रहा हूं, दूसरी जगह पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लिख रहा हूं, आप मुझे बताओ व्हाट विल बी योर एफपीओसी, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, 100 lakhs और ये 80 lakhs है, बोलो क्या हो जाएगा, लाउडर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, 100 lakhs और 125 lakhs है, चलो 100 lakhs और एक चेंज करता हूँ, 100 lakhs और 101 lakh है, अब देखो 100 lakhs के अंदर 10% और जोड़ो तो कितना हो गया, 110, कहने से आपका 110 इज मोर देन 101 lakh, तो इसका मतलब 1 लाख रुपया स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से आपको 1 लाख मिला, बट हम समझेंगे कि यहाँ पे भी आपने कोई चोरी नहीं की है, 100 lakhs ये है 105 lakhs, बोलो लाउडर, ये है 100 lakhs और ये है 108 lakhs, बोलो 100 lakhs, ये है 100 lakhs और ये है 110 lakhs, बोलो वापस से 100 lakhs, और ये है 100 lakhs और ये है 125 परफेक्ट 125, बोलो समझा इतना पहले, यहां तक कुछ भी डाउट आपको, पक्का क्लियर, ओके। सो अब ये हो चुका 125 lakhs, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं यही सेक्शन के अंदर, नेक्स्ट पॉइंट, आपकी अग्रीड वैल्यू इज 100 lakhs एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 125 lakhs, अब आपको भी पता है क्या सिलेक्ट होने वाला है यहाँ पे, 125 lakhs, लेकिन हुआ क्या, difference between agreed value and stamp duty value is, can I say, more than 10%. In agreed value, if you add 10%, it will come to 110 lakhs. 110 lakhs is less than 125 lakhs. So can I say difference is more than 10% between agreed value and stamp duty value. So now your FPOC is how much, 125 lakhs. अब हुआ ये कि यहाँ पर assessee जो है वो ये बोल रहा है क्या कि मुझे सच में 125 लाख नहीं मिला है, मैंने सच में कोई चोरी नहीं की, मुश्किल से 100 लाख से मुझे मिला है, ये भी कोई देने को रेडी नहीं था, प्रॉपर्टी की वैल्यू सच में कम हो चुकी है, ऐसा कौन बोल रहा है, तो असेसी बोल रहा है मुझे कुछ तो आप रिलीफ दो, मैं जेन्युइन है, मैं चोरी नहीं कर रहा है, मुझे कुछ तो बेनिफिट दो। तो अब गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन बनाया, क्या प्रोविजन, कि असेसी तू एक काम कर, तू चला जा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, उधर है ना एक पर्सन होगा असेसिंग ऑफिसर करके, उसके पास जा तू और उसको तू ये चीज एक्सप्लेन कर, वो तुझे लेके जाएगा वैल्यूएशन ऑफिसर के पास, किसके पास लेके जाएगा, और हम क्या करते हैं तेरे प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालते हैं, मतलब अब तुम्हें समझ में आ रहा है, अब अपने सामने 3 वैल्यू होगी, एक
जो बायर और सेलर की वैल्यू है, दैट इज अग्रीड वैल्यू। दूसरी स्टेट गवर्नमेंट की वैल्यू, तीसरी गवर्नमेंट की वैल्यू, क्योंकि ये लोग सब किसके लिए काम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि इनकम टैक्स किसके पॉकेट में जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉकेट में जाता है। तो अभी तीन वैल्यूज अपने सामने आए। समझो अग्रीड वैल्यू आ गई 100 लैक्स, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आ गई 125 लैक्स, और वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू निकाला जो आया 115 लैक्स। बोलो अब एफवीओसी क्या हो जाएगी? हाँ, 150 लैक्स। अच्छा, अब अग्रीड वैल्यू 100 लैक्स है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 125 लैक्स है, और वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू निकाला 140 लैक्स। कितना लेंगे? 1 का 125 लैक्स। क्यों 125 और 140 नहीं? 140 क्यों नहीं? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का वैल्यू है 140। अंडरस्टैंड, तुम्हारे लिए प्रोविजन बनाया गया रिलीफ देने के लिए। असेसी जाके बोल रहे हैं मुझे 125 पे टैक्स नहीं देना है, तुम आपको ये नहीं बोलेगा चल 140 पे दे। या तो तुम उसको रिलीफ दो, या तो तुम उसको रिलीफ, ऐसा करोगे तो तुम उसकी बजा रहे हो फिर तो। सो तो वो बोल रहा है 125 पे टैक्स नहीं देना है, तुम उसको 140 पे नहीं ले सकते टैक्स। चलो एक सिचुएशन में और आपके सामने रखता हूं। अग्रीड वैल्यू 100 लैक्स, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 125 लैक्स, वैल्यूएशन ऑफिसर्स वैल्यू 108 लैक्स। What will be your FVOC in this? Huh? Answer is 108. Understand that variation of 10%, जो डिफरेंस है टॉलरेंस बैंड का, इज एप्लीकेबल व्हेन यू कंपेयर अग्रीड वैल्यू विद स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड नॉट अग्रीड वैल्यू विद वैल्यूएशन ऑफिसर्स वैल्यू। वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू इज लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, यू विल ऑलवेज टेक वैल्यूएशन ऑफिसर्स वैल्यू। अब मुझे एक बैच में यहाँ पे डाउट आया था, सर agreed value is 100, stamp duty value is 125 and valuation officer's value is 90 lakhs. कितना? 90 lakhs is value as per valuation officer. अब है ना, मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बट ठीक है, आप एवेल्युएशन ऑफिसर के पास जा रहे हो, आप उसको बोल रहे हो कि मैंने प्रॉपर्टी 100 lakhs में बेचा है, तुम्हें समझ रहे वो वैल्यूएशन करने बैठा है। एटलीस्ट आपने जो वैल्यू में बेचा है उसको बेच तो लेगा कि नहीं वो? अरे यस और नो? उसको बेस लेके ही कहने से वो वैल्यूएशन करेगा। सो वैसा केस मैंने तो नहीं देखा है, बट ठीक है तो भी, पर वो केस में फिर ऑब्वियसली जितना अपने को मिला है दैट इज अग्रीड वैल्यू वो ही लेना पड़ेगा, बट वो पॉसिबल नहीं है। बोलो समझा? 10% वाला वेरिएशन अलाउड नहीं है। हाँ, अगर एचडीबी 108 होता तो तू वैल्यूएशन ऑफिसर के पास क्यों जाएगा रे? फिर तो डायरेक्टली तेरा एफवीओसी 100 आ गया ना। किधर वेरिएशन 10% से ज्यादा हुआ रे? समझा कि नहीं समझा? अरे यार ये देखना, ये 100 और 108, 100 एंड 108 क्या लिया आपने? तो हाँ ना, वैल्यूएशन ऑफिसर के पास थोड़ी जाने वाला है तू अभी यहाँ पे। वैल्यूएशन ऑफिसर के पास कब जाएगा तू? वेरिएशन जब 10% से ज्यादा होगा तभी ना। 10% तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समझा? और कुछ डाउट? अब मैं एक लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ये सेक्शन के अंदर, देखो समझ में आता है कि नहीं। ध्यान से सुन, मैंने आपके साथ एक अग्रीमेंट बनाया, समझो इन द मंथ ऑफ जून। जून, अरे यार आप क्या देखो, मैंने आपके साथ अग्रीमेंट किया जून 2024,
ये अग्रीमेंट हुआ है अपना, अग्रीमेंट। अब जून में अग्रीमेंट हुआ अपना, पर तुम समझो जून में ही अग्रीमेंट होगा तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि जून में ही रजिस्ट्रेशन होगा। मैंने और आपने डील किया है कि जून में मैं आपको प्रॉपर्टी बेचे, मतलब जून में अपना अग्रीमेंट हुआ है कि मैं प्रॉपर्टी बेच रहा है, ने मुझसे टाइम मांगा है थोड़ा सा, किस चीज के लिए, पेमेंट करने के लिए। तो अब हुआ ये कि जून में अग्रीमेंट बना एंड दिसंबर में जाके रजिस्ट्रेशन। तो अपना जो अग्रीड वैल्यू है ना, अग्रीड वैल्यू वो है 100 लैक्स। बोलो कितना है अग्रीड वैल्यू? 100 lakhs. लाउडर। 100 lakhs. जून में जब अग्रीमेंट बना तब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 108 लैक्स था, बट रजिस्ट्रेशन के वक्त वो हो चुका था 125। टाइम गया ना रजिस्ट्रेशन में। तो अब क्वेश्चन आता है ये 100 लैक्स जो मेरी वैल्यू है वो किसके साथ कंपेयर होती है? 108 के साथ के 125 के साथ? अगर आप बोल रहे हो 108 के साथ कंपेयर करो तो मेरी एफईओसी 100 लैक्स हो गई, बट अगर मैं कंपेयर करूं विद 125 लैक्स तो माय एफईओसी इज 125। किसके साथ कंपेयर करने का? अग्रीमेंट के दिन का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू या फिर रजिस्ट्रेशन के दिन का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू? लाउडर, लाउडर। अग्रीमेंट बस दे। अब आप कर दो कनेक्ट प्लीज। इससे डिस्कनेक्ट कर दो, डिस्कनेक्ट कर देते हैं ना। Automatic application. इसमें वो करने की जरूरत नहीं। इसमें बंद नहीं हो ना। नहीं। चलो ओए, बोलो ओए, कौन से दिन का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू? अग्रीमेंट। हाँ पक्का? हाँ ओके। चलो अब तुम अग्रीमेंट बोल रहे हो तो फिर यहाँ पे मैं कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। तुम बोल रहे हो अग्रीमेंट के दिन का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लो, मुझे सिर्फ ये बताओ ना, आज से 2 साल पहले स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कम होगी कि ज्यादा होगी आज के कंपैरिजन में? कम होगी, कम। तुम बोल रहे हो कि अग्रीमेंट के दिन का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेना है। लोग क्या करेंगे पता है? लोग बैकडेटेड अग्रीमेंट बना देते हैं। बैकडेटेड अग्रीमेंट बनाने में कितना टाइम जाता है? सो आप बैकडेटेड अग्रीमेंट बना दो, बोल दो मेरा अग्रीमेंट तो 4 साल पहले हो गया था, सिर्फ रजिस्ट्रेशन हम 4 साल बाद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 4 साल पहले की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होगी एंड इस साल की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ज्यादा होगी। तुम्हारे भेजे में जा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो अगर तुम ये बोलोगे कि अग्रीमेंट के दिन का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू देखना पड़ेगा, सब लोग क्या करना स्टार्ट करेंगे? बैकडेटेड अग्रीमेंट बनाएंगे। आज एक्चुअली में डील हुआ है, मैं बोल दूंगा डील हुआ था 2 साल पहले। 2 साल पहले समझो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 80 लाख था, आज स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 150 लाख है। मैं बोलूंगा मेरा डील तो हो चुका था 80 लाख जब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू था तब, और मैं आपसे 100 लाख ले लूंगा इन चेक और 50 लाख इन कैश। कुछ बैठ रहा है दिमाग में? क्योंकि मेरा 100 लाख कंपेयर किसके साथ होने वाला है? 80 लाख के साथ, जब अग्रीमेंट बना था तब की स्टैंप ड्यूटी। तो अगर तुम ऐसा बोल रहे हो ना कि सर सिलेक्ट स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, तो क्या हो जाएगा? सब लोग चोरी करना स्टार्ट कर देंगे। अब कौन से दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ले? तो अब बचा क्या है? रजिस्ट्रेशन। बट अगर तुम बोल रहे हो रजिस्ट्रेशन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लो, तो फ्रेंड्स प्रॉब्लम और एक आएगी क्या? कि जो जेन्युइन असेसीज है, जिनका अग्रीमेंट सच में 6 महीने पहले बना था और 6 महीने पहले जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी वो ध्यान में रख के कंसिडरेशन डिसाइड हुआ था, कहने से वो लोग फंस गए। मतलब वो लोग चोरी नहीं कर रहे थे, वो लोग फंस गए। मतलब देखो अब दोनों में से कौन सी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेनी है, दोनों में प्रॉब्लम है। अग्रीमेंट की डेट की बोलोगे तुम लोग तो चोरी होना स्टार्ट हो जाएगी, इसमें नुकसान किसका? गवर्नमेंट का। और अगर तुम बोलोगे रजिस्ट्रेशन के दिन का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लो तो नुकसान किसका?
जेन्युइन असेसीज का, जो लोग चोरी नहीं कर रहे, जिनका अग्रीमेंट सच में जून में बना था। समझो जून में अग्रीमेंट बना था, जून 2025 में अग्रीमेंट सच में बन गया था एंड दिसंबर 2024 में रजिस्ट्रेशन हुआ और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में चेंजेस आए। अब तुम बोलोगे कि नहीं सर, रजिस्ट्रेशन के दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लो 125, तो मेरा तो सच में अग्रीमेंट जून में बना है, मैंने कोई चोरी नहीं की है, तो फिर मेरे केस में तो कहने से 108 आना चाहिए कंपैरिजन के लिए। बट अगर तुम बोलोगे अग्रीमेंट के दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लो, तो फिर चोरी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हम क्या करें कि जो जेन्युइन असेसीज है उनको बेनिफिट मिले और जो लोग चोरी करना चाहते हैं वो लोग फंस जाए। प्रोविजन अपने को दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना पड़ेगा। पहले तो तुम समझो, हम कोई भी एक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं ले सकते। तुम बोलोगे अग्रीमेंट के दिन का लो, तो सब लोग क्या करेंगे बोलो, डेटेड अग्रीमेंट बनाना स्टार्ट कर देंगे। तुम बोलोगे नहीं रजिस्ट्रेशन के दिन का लो, तो सब लोग क्या करेंगे, तो फिर जेन्युइन असेसीज फंस गए इसमें। नुकसान एक में गवर्नमेंट का है और एक में असेसी का है, तो क्या करें। अब ध्यान से सुनो, जेन्युइन असेसीज के केस में कौन सी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होनी चाहिए, लाउडर लाउडर। जो लोग चोरी कर रहे हैं उसके केस में अब गवर्नमेंट ने ना सिंपल सा पॉइंट बनाया, क्या असेसी, तू बोल रहा है कि तेरा अग्रीमेंट जून में हुआ है, एक काम कर, प्रूव करके तेरा अग्रीमेंट जून में हुआ है। क्या कर दो, अगर तूने प्रूव कर दिया क्या, तो मेरा अग्रीमेंट जून में हुआ है, हम 108 लाख ले लेंगे, मतलब 10 एग्रीड वैल्यू को वी विल कंपेयर विद 108 लाख। बट अगर तू ये प्रूव नहीं कर पाया तो फिर 125 लाख ले। मतलब गवर्नमेंट ने किस पे डाल दिया, असेसी पे डाल दिया। गवर्नमेंट ने असेसी को बोल दिया कि यू प्रूव कि तेरा अग्रीमेंट जून में बना है। असेसी लेके गया अग्रीमेंट, बोलते ये देख गवर्नमेंट बना है जून में। तो गवर्नमेंट बोलेगा अग्रीमेंट बना है इज नॉट द प्रूफ कि अग्रीमेंट जून में बनाई है। अग्रीमेंट तो सब बैकडेटेड भी बना सकते हैं। सो गवर्नमेंट को आप अग्रीमेंट दिखा के ये नहीं बोल सकते हो देखो गवर्नमेंट जून में अग्रीमेंट बना दिया है। क्यों, क्योंकि अग्रीमेंट तो आप बैकडेटेड बना के लेके आ सकते हो। तो अब हम कैसे प्रूव करें, अब हम कैसे प्रूव करें कि हमारा अग्रीमेंट सच में जून में बना। तो देखो गवर्नमेंट ने सिंपल सा पॉइंट बोला, तूने डील किया था जून में, लाउडर फ्रेंड्स, तूने डील किया था जून में, तो असेसी अगर तूने डील किया है, कहने से तूने सामने वाले से कुछ ना कुछ टोकन लिया होगा, वो टोकन तेरे बैंक में आया होगा और बैंक स्टेटमेंट कभी गलत नहीं हो सकती है। तो असेसी, तू एक काम कर, तू तेरी बैंक स्टेटमेंट लेके आ और बता कि अग्रीमेंट के दिन या उसके पहले, अग्रीमेंट के दिन या उसके तूने कुछ ना कुछ अमाउंट रिसीव किया है बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, आरटीजीएस, एनईएफटी और यू कैन से बाय प्रिस्क्राइब। अगर असेसी तूने बैंक में दिखा दिया, बैंक के अंदर एंट्री दिखा दी क्या कि ये अमाउंट हमने रिसीव किया है, नाउ दिस इज द प्रूफ कि तेरा अग्रीमेंट सच में जून में बना था। असेसी अगर ये बोले तो गवर्नमेंट ये देखो अग्रीमेंट और मुझे कैश मिला था 50,000, कहने से अग्रीमेंट बैकडेटेड बन सकता है, कैश का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसीलिए तुम्हें प्रूव कैसे करना पड़ेगा, यू हैव रिसीव्ड द अमाउंट बाय प्रिस्क्राइब्ड नोट्स, दैट इज अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, आरटीजीएस, एनईएफटी। अगर आप लोगों ने अमाउंट रिसीव किया है बाय प्रिस्क्राइब्ड मोड्स ऑन और बिफोर डेट ऑफ अग्रीमेंट, तो हम मानेंगे कि तेरा अग्रीमेंट सच में जून में हुआ था और हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन से दिन की लेंगे, अग्रीमेंट की लेंगे, नहीं तो हम रजिस्ट्रेशन। सो प्रोविजन क्या बनाया गया है, इफ एनी अमाउंट इज रिसीव्ड बाय assessee by account payee, check, account payee, demand draft, RTGS और prescribed modes,
ये सब मिला है ऑन और बिफोर डेट ऑफ agreement. Then you will select stamp duty value on the date of agreement. And otherwise, in all other cases, you will select stamp duty value on the date of registration. बोलो गया आपके भेजे में ये कब अप्लाई करोगे? जब आपको क्वेश्चन में दो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दी होगी। दो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दी होगी तो पहले दो में से एक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी पड़ेगी और फिर आपकी अग्रीड वैल्यू के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। ये समझा कि नहीं समझा? पक्का? सो कैसे प्रोविजन बनाया देखो कि जो जेन्युइन असेसीज है, अगर जेन्युइन असेसी है तो प्रूव कैसे करेगा? बैंक स्टेटमेंट के थ्रू, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट कभी गलत नहीं हो सकता। सो बैंक स्टेटमेंट के थ्रू प्रूव करो कि तुम्हें कुछ ना कुछ अमाउंट मिल चुका है बाय प्रिस्क्राइब्ड मोड्स। तुम्हें मिल चुका है अमाउंट बाय प्रिस्क्राइब्ड मोड्स, तो तुम 108 लाख के साथ कंपेयर करना, नहीं तो 125 लाख। ये आपका प्रोविजन है 50C। 50C अप्लाई होता है ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। चलो अभी आपके जो भी डाउट्स हो वो मुझे पूछ सकते हो आप, कुछ भी डाउट्स। तुम्हें ये पक्का समझा? Yes. कुछ डाउट? No. नहीं। चलो लिख लेंगे 50C। मैं एक सम दे रहा हूं आपको अभी, फिर लेक्चर एंड करते हैं। ये सम आप लोगों को होमवर्क में रहेगा। असेट, हाउस प्रॉपर्टी, डेट ऑफ परचेज 1/1/1992, परचेज कॉस्ट 1 लाख रुपीस प्लस 1% brokerage, fair market value as on 1/4/2001 10 lakh rupees, stamp duty value as on 1/4/2001 9 lakh rupees, selling price 3 CR, brokerage 1%, stamp duty value at the time of transfer 3 crore 50 lakhs, valuation officer's value at the time of transfer 3 crore 30 lakhs. Capital expenditures in a year 97-98 2 lakh rupees, in a year 2011-2012 5 lakh rupees, and in a year 23-24 4 lakh rupees. Compute capital gains. ठीक है, ये सॉल्व करना पर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बाय बाय फ्रेंड्स। डेट ऑफ ट्रांसफर यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ। डेट ऑफ ट्रांसफर 20th June 2024।